नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको एक प्रमुख कार्य जो था सरकार का, इसको सर्व शिक्षा अभियान के नाम से हम जानते हैं। भारतीय शिक्षा का विकास इतिहास या भारतीय शिक्षा के नूतन प्रयास, इन नामों से भी जानते हैं पेपर को। उसी में इसकी चर्चा की गई है। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कदम था भारत सरकार का। हमको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और उसके बाद बहुत सारी शिक्षा नीतियाँ शुरू होती हैं। सभी क्षेत्रों में विकास करना हम शुरू करते हैं। शिक्षा पर भी हमारा ध्यान जाता है। 15 अगस्त 1947 के बाद फिर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। हम गणतांत्रिक रूप से हमारा शासन प्रणाली संचालित होती है और इस संविधान लागू होने के साथ साथ हर क्षेत्र में इस बात की चर्चा भी की गई। संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान के अनुच्छेद 45, संविधान के अनुच्छेद 45 में संविधान खुद राज्य को यह निर्देश देता है कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि अपने यहाँ रहने वाले सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करें। ये संविधान आदेश देता है राज्य को। राज्य इन सब चीज़ों की शुरुआत भी करता है, व्यवस्था भी करता है। हम इससे और इसको अधिक बेहतर ढंग से समझने का अगर प्रयास करें तो सरकार की 3 सूचियाँ होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची के विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार अपना नियम कानून का निर्धारण करती है, योजनाएं बनाती हैं। राज्य सूची का जो विषय होता है उसमें राज्य सरकारें उसका निर्धारण करती हैं। और जो समवर्ती सूची में विषय होते हैं, 3 सूचियां जो होती हैं, इसमें समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उसमें राज्य और केंद्र दोनों संयुक्त रूप से जो कार्यक्रम होते हैं संयुक्त रूप से दोनों उस कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ और वहाँ से लेकर 1976 तक लगभग का ये समवर्ती सूची में विषय नहीं था शिक्षा। उस समय जो शिक्षा था वो राज्य सूची का विषय था, इसीलिए संविधान राज्यों को ये निर्देश कर रहा था। तो संविधान का अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45 जो था वो राज्यों को निर्देश दे रहा था कि राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करें। इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन हुआ। हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान के बाद हमारे देश में विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से शुरू हुई। पंचवर्षीय योजनाओं में एक क्रमबद्ध तरीके से हर क्षेत्र में विकास कार्य शुरू किए गए। 1957 में केंद्र में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, AICEE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया 1957 में। और उससे ये कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा का प्रचार कैसे हो, इसका उन्नयन कैसे हो, प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार और इसके उन्नयन के लिए उससे सुझाव देने के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। और उससे कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है, इसका प्रचार, इसका प्रसार और इसके उन्नयन के लिए क्या कार्य किए जाने चाहिए, ये दायित्व इसको सौंपा गया। फिर बात की जाती है 1966 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन होता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, DS कोठारी जिनको कहा गया है संक्षिप्त में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का 1964 में गठन किया गया।
यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन जो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी उस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना गया, कोठारी आयोग के भी नाम से जाना गया। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1966 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी और उस रिपोर्ट में उन्होंने शैक्षिक अवसरों की समानता की चर्चा की। ये क्वेश्चन ये भी आया है कि किस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता की चर्चा सर्वप्रथम की। तो शैक्षिक अवसरों की समानता की चर्चा सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो 1966 में अपनी रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित की थी, उस रिपोर्ट में इन्होंने शैक्षिक अवसरों की समानता पर चर्चा की। उस रिपोर्ट में ही उन्होंने कोठारी आयोग ने ये बताया कि आज देश में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी शिक्षा बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इनके शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। इनको जब तक इनको परंपरागत विकास की धारा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए वो ये चीज़ें उसने अपनी रिपोर्ट में कहा और सरकार का ध्यान अपनी रिपोर्ट के द्वारा इन सब क्षेत्रों में आकर्षित किया। इसके साथ साथ एक बात ये भी कही गई कि अपव्यय और अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्याएं उस समय थी, अपव्यय और अवरोधन। इस समस्या से कैसे निपटा जाए इसका भी सुझाव उसने आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिया था। अपव्यय क्या है, अब हम चर्चा करें। अपव्यय वो होता है जब एक कक्षा की पढ़ाई पूरी किए बिना ही बच्चा बीच में विद्यालय छोड़कर गायब हो जाता है। जैसे कक्षा 1 में अगर 100 बच्चे पंजीकृत हुए हैं तो कक्षा 5 तक जब शिक्षा ले लें तभी उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होगी और जूनियर यानी उच्च प्राथमिक शिक्षा 8 तक पूरी करने के बाद ही पूरी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि कक्षा 1 में अगर 100 विद्यार्थी पंजीकृत होता है तो कक्षा 5 तक पहुँचते पहुँचते इसकी संख्या 50 हो जाती है, बाकी 50 बीच से गायब हो जाते हैं। किसी ने कक्षा 1 में छोड़ दिया, किसी ने 2 में छोड़ दिया, किसी ने 3 में छोड़ दिया। इस तरह से जो ये कंप्लीट शिक्षा कक्षा 5 तक की पूरी किए बिना ही बीच से छोड़कर गायब हो जाते हैं, इनको अपव्यय कहते हैं। यही अपव्यय है प्राथमिक शिक्षा का। अवरोधन क्या होता है कि जब 1 साल से अधिक समय तक बच्चा एक कक्षा में रुका रहता है उसको अवरोधन कहते हैं। ये प्राथमिक शिक्षा की उस समय बहुत बड़ी समस्या थी। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो ये समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि अब कक्षा 1 से 8 तक का किसी बच्चे को प्रवेश से रोका नहीं जाता है और किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है। एक साल से अधिक समय क्लास में उसको नहीं रोका जाता है, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। अब ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से जो ये चालू हुआ है इसमें ये सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन जबकि हम चर्चा कर रहे हैं उस समय ये व्यवस्थाएं अपव्यय और अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं बनी हुई थी। और इसी के अपव्यय और ये कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी, इसी रिपोर्ट के आधार पर हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में घोषित होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रही। इसने पूरे देश में 10+2+3 की शिक्षा संरचना का सुझाव दिया था। 10+2+3 ये क्वेश्चन ये भी आया है कि 10+2+3 जो शिक्षा की संरचना है ये सर्वप्रथम इसका सुझाव किसने दिया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में सबसे पहले इसका सुझाव आया था कि देश की संपूर्ण शिक्षा संरचना जो हो, हाई स्कूल 2 साल, इंटरमीडिएट और 3 साल का स्नातक, ग्रेजुएशन 3 साल का कर दिया जाए और यही संरचना पूरे देश में लागू कर दिया जाए, ये सुझाव इसमें दिया गया था। इसके बाद 1979 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई उसमें ये कहा गया कि जो परंपरागत ढंग से बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं या शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए कोई प्रावधान किया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में निरौपचारिक शिक्षा की शुरुआत की गई। ये भी क्वेश्चन आया है कि निरौपचारिक शिक्षा की शुरुआत कब की गई? तो निरौपचारिक शिक्षा की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में इसका सुझाव दिया गया था और निरौपचारिक शिक्षा की शुरुआत की गई थी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसको कहते हैं। इसके साथ साथ फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन अगर कहीं होता है तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 होती है। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। उन्होंने हर क्षेत्र में
चाहे सूचना हो, संचार हो, तकनीकी हो या शिक्षा, हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। देश की शिक्षा की संरचना कैसी हो, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई। इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को राष्ट्रीय ध्येय के रूप में स्वीकार कर लिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कि यूनिवर्सल हो, जो प्राथमिक शिक्षा हो, सार्वभौमिकरण इसका किया जाए, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। इसके लिए ध्येय के रूप में इस आयोग में स्वीकार किया गया। इसके साथ साथ 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या थी कि इसमें मूलभूत आवश्यकताएं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाए। मूलभूत कम से कम बच्चों के बैठने के लिए सीटें हों, उनके एक प्रकाश की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, हवा की व्यवस्था हो, जो न्यूनतम संसाधन हैं, ब्लैक बोर्ड हो, चाक हो, डस्टर हो, विद्यालयों के न्यूनतम संसाधनों की उपलब्धि सुनिश्चित किया जाए, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी। फिर 1990 में थाईलैंड में सबके लिए शिक्षा पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। सबके लिए शिक्षा, ये भी क्वेश्चन आया है कि सबके लिए शिक्षा पर कहाँ चर्चा हुई, तो 1990 में थाईलैंड में सबके लिए शिक्षा पर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भारत ने भी प्रतिभाग किया था, भारत ने भी हिस्सा लिया था। और वहीं पर जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी सबके लिए शिक्षा, इस विषय वस्तु पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यहीं पर सबके लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा की गई। सबके लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा की गई 1990 में उस कॉन्फ्रेंस में। और इसका असर ये दिखाई पड़ा कि धीरे धीरे शिक्षा की गति जो थी वो थोड़ी बढ़ी, तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी। और 1994 में शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े ज़िले हैं देश में, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ज़िले हैं, उनके लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1994 में, जिसको शॉर्ट में DPEP कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्लान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रोग्राम जो है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसकी शुरुआत की गई। ऐसे ज़िलों में जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, वहाँ पर बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ 15 अगस्त 1995 को पौष्टिक आहार, 15 अगस्त 1995 को पौष्टिक आहार का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। ये 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था पौष्टिक आहार का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं MDM स्कीम, माध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम जो है, इसकी ये जो बच्चों के अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए, विद्यालयों में नामांकन की संख्या बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई कि बच्चों को दोपहर का भोजन, पौष्टिक भोजन वहाँ पर विद्यालय में ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए माध्याह्न MDM, मिड डे मील, माध्याह्न भोजन योजना शुरू कराई गई। तो माध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1995 को पौष्टिक आहार का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में MDM कहते हैं, मिड डे मील माध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई कि बच्चे आकर्षित हों, अपव्यय और अवरोधन की समस्या से निपटा जाए, ये लागू किया गया। इन सब के बाद प्राथमिक शिक्षा में हम उस लेवल पर सुधार नहीं कर पाए थे जो हम संविधान ने हमारे सामने 10 वर्ष का समय रखा था, यानी कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 10 वर्ष यानी 60 तक हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना था। सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी थी, जो 10 वर्ष का था। अब हम पहुंच गए 2000 में पहुंच गए, यानी कि 40 साल हो गए हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए जो संविधान ने हमारे सामने 10 वर्ष के लिए रखा था। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। फिर इसके साथ साथ
उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। शिक्षा कब समवर्ती सूची में आई, किस अनुच्छेद में क्या क्या शिक्षा के बारे में कहा गया, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जब सरकार ने देखा कि अभी भी हम लक्ष्य से बहुत पीछे हैं, तो नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान, नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान SSA जिसको कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी मिली और जनवरी 2001 से पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। ठीक, नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी मिलती है और जनवरी 2001 से पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाता है। इसीलिए जब हम सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी ये पढ़ते हैं तो 2000-2001 दोनों साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि 2000 नवंबर 2000 में इसको मंजूरी मिली और जनवरी 2001 से इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया सर्व शिक्षा अभियान को। तो ये सर्व शिक्षा अभियान का एक संक्षिप्त सा परिचय था। फिर सर्व शिक्षा अभियान के अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं सर्व शिक्षा अभियान की वित्त व्यवस्था। ठीक, जो फाइनेंस की क्या व्यवस्था थी सर्व शिक्षा अभियान की, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की संयुक्त योजना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों की संयुक्त योजना है। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारी थी 1997 से 2002, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी 1997 से 2002 का समय में जो खर्च का अनुपात था 85:15 था। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 के बीच में थी, उसमें जो खर्चे का अनुपात था केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वो 85:15 था। 85% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 15% जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया। ये अनुपात 85 और 15 का था वित्त व्यवस्था का। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2000 से 2007 जो था 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 2000 से 2007 के बीच में 75 और 25 का अनुपात हो गया। 75% जो खर्च उठाएगी वो केंद्र सरकार उठाएगी और 25% राज्य सरकार उठाएगी। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में थी। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में। ये यहाँ पर खर्चे का अनुपात जो था वो 50-50 का हो गया, 50-50 हो गया। 50% केंद्र सरकार देगी और 50% राज्य सरकार देगी, खर्चा वहन करेगी। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी (2012 से 17) इसमें भी 50-50% हिस्सेदारी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के बीच में थी, इसमें 50% राज्य का और 50% केंद्र की हिस्सेदारी के बारे में कहा गया। ये वित्त व्यवस्था थी।
तो वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण क्या था कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1997 से 2002 के बीच में, इसमें 85 और 15 का अनुपात रखा गया। 85% खर्चा केंद्र सरकार करेगी और 15% राज्य सरकार करेगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में, जिसमें 75 और 25 का अनुपात हुआ। 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार उठाएगी खर्चा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में थी, जिसमें 50% 50% केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2012 से 17 के बीच में, इसमें भी 50% खर्चे को वैसे ही रखा गया कि 50% खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, 50% खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। इसके साथ साथ केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं भारत में, उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों का सारा खर्चा सर्व शिक्षा अभियान में जो आएगा वो केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र शासित राज्यों का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। और जम्मू कश्मीर, उस समय जम्मू कश्मीर में भी प्राथमिक शिक्षा यानी सर्व शिक्षा अभियान पर जो भी खर्चा होगा वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। तो केंद्र शासित जो प्रदेश होंगे वो और जम्मू कश्मीर, इन दोनों प्रदेशों का खर्चा जो होगा वो केंद्र सरकार उठाएगी, ऐसा सुनिश्चित किया गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वित्त व्यवस्था के बाद सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य की बात की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य थे वो 4 प्रमुख लक्ष्य निश्चित किए गए थे। सर्व शिक्षा अभियान के 4 प्रमुख लक्ष्य निश्चित किए गए थे। पहला था कि 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, सभी तक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना। 2007 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना। तीसरा लक्ष्य था 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना। 2010 तक सभी बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, कक्षा 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा है वो पूर्ण कराना, ये तीसरा लक्ष्य रखा गया। और चौथा लक्ष्य था कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। ये 4 प्रमुख लक्ष्य प्राथमिक सर्व शिक्षा अभियान के रखे गए। तो पहला लक्ष्य क्या था? 2003 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। 2003 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाना सभी बच्चों के लिए, ये पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करा देना, मतलब कक्षा 5 सभी बच्चों का पूर्ण करा देना, उत्तीर्ण करा देना। तीसरा लक्ष्य था 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करा देना, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा है ये पूर्ण करा देना। और जो चौथा लक्ष्य था कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ये लक्ष्य जो थे वो निर्धारित किए गए सर्व शिक्षा अभियान के। फिर लक्ष्यों के बाद हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की अभियोजनाएं। जो योजनाएं थी वो क्या थी? अभियोजनाएं जो सर्व शिक्षा अभियान की थी वो मुख्यतः 6 थी। 6 अभियोजनाएं सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख रूप से थी। नंबर 1 जो पहली अभियोजना थी, नंबर 1 में हम बात करते हैं कि सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाले बालकों को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहली अभियोजना यह थी कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाले सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इनकी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये पहली अभियोजना थी। ठीक, दूसरी अभियोजना थी कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विशेष प्रावधान किया जाएगा, विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी अभियोजना क्या थी
कि जो SC ST वर्ग की बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। तीसरा था, जो तीसरी अभियोजना थी कि अल्पसंख्यक की वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। और चौथी अभियोजना थी कि सामान्य विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। पांचवी थी कि विद्यालय की संरचना में सुधार किया जाएगा, जो उनकी मरम्मत किए जाएंगे, आवश्यकता होने पर नए कमरों का निर्माण किया जाएगा। ये पांचवी अभियोजना थी। और छठवीं थी कि शिक्षकों की पूर्ति के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये 5 अभियोजनाएं बनाई गई। तो पुनः एक बार हम सुन लेते हैं। पहली अभियोजना क्या थी? सर्व शिक्षा अभियान की पहली अभियोजना क्या थी कि सभी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। ये पहला अभियोजना थी। दूसरी थी कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात वर्ग की बालिकाओं पर लड़कियों की शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरी थी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चौथी थी सामान्य विकलांग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। पांचवी थी कि विद्यालय की संरचना में सुधार किया जाएगा, विद्यालय में भवनों का, कमरों का मरम्मत किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो नए कमरे का निर्माण किया जाएगा तथा उनकी संरचना में सुधार लाया जाएगा। और छठा था विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी। ये 6 अभियोजनाएं जो सर्व शिक्षा अभियान की थी। अब योजनाओं के बाद बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के घटकों की, कि सर्व शिक्षा अभियान के घटक क्या थे। तो 3 घटक प्रमुख रूप से थे। पहला शिक्षा गारंटी योजना, जिसको EGS कहते हैं, EGS एजुकेशन गारंटी स्कीम, शिक्षा गारंटी योजना 1 अप्रैल 2001 को निरौपचारिक शिक्षा को 1 अप्रैल 2001 को निरौपचारिक शिक्षा को इसमें परिवर्तित कर दिया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। जो निरौपचारिक शिक्षा की अभी हमने चर्चा की थी, 1979 में निरौपचारिक शिक्षा की शुरुआत की गई थी, तो उसको यहाँ पर शिक्षा गारंटी योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 1 अप्रैल 2001 को निरौपचारिक शिक्षा को शिक्षा गारंटी परियोजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और उसको सर्व शिक्षा अभियान का एक घटक बना दिया गया। ठीक, जो शिक्षा गारंटी योजना थी, इसमें 10 से 15 बच्चों के होने पर भी उनके शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद जो दूसरा घटक था वो था ब्लैक बोर्ड योजना, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में संचालित हुआ था। मूलभूत संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था विद्यालयों की। ये ब्लैक बोर्ड योजना को भी 2003 में सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। और तीसरा घटक था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसको DPEP कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो था, इसको भी 2009 में सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। ये घटक थे। तो 3 घटक थे। शिक्षा गारंटी योजना, शिक्षा गारंटी योजना वो थी जो निरौपचारिक शिक्षा थी। निरौपचारिक शिक्षा को 1 अप्रैल 2001 में शिक्षा गारंटी योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और उसको सर्व शिक्षा अभियान का एक घटक बना दिया गया। फिर दूसरा जो था वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। इसको भी 2003 में सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया। और तीसरा जो था वो था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसको भी सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। ये प्रमुख घटक थे। और घटक के बाद अगर हम बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किए गए कार्य, अगली हेडिंग होगी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किए गए कार्य।
क्या किया सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, क्या कार्य हुए। तो सबसे पहला कार्य था कि 100% सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। 1 किलोमीटर के अंतर्गत विद्यालय न होने पर विद्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। तो 100% सुविधा देने का उनको, उनके पानी की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था की गई। 100% नामांकन दूसरा जो था कार्य, वो 100% नामांकन, 100% रजिस्ट्रेशन की बात की गई, नामांकन की बात की गई, इसमें प्रयास किए गए। तीसरा था 100% धारण। 100% धारण का मतलब था कि जो अपव्यय और अवरोधन की समस्या बनी हुई थी, इसको रोकने का प्रयास किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को कक्षाओं में रोकने का प्रयास किया गया, अपव्यय और अवरोधन को दूर करने का प्रयास किया गया। और चौथा था 100% सफलता। देखा गया कि इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार को इस अपने किए गए कार्यों में सफलता मिली। और पांचवा था गुणात्मक सुधार। शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करने का जो प्रयास किया गया था, कहीं ना कहीं गुणवत्ता में सुधार हुआ। ये सर्व शिक्षा अभियान का संक्षिप्त सा परिचय था। इससे बहुत सारे हमारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बन सकते हैं। हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से हुई, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद AICEE का गठन कब किया गया, किसने किया, कोठारी आयोग की रिपोर्ट कब आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित हुई, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित हुई, तृतीय और प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित हुई, 10+2+3 की संरचना किस शिक्षा नीति में आई, किस शिक्षा नीति में निरौपचारिक शिक्षा की शुरुआत हुई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या है, और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP की शुरुआत कब हुई, किस लिए हुई थी, मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो खर्चा है वित्त व्यवस्था, वो 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या थी, 10वीं में क्या थी, 11वीं में क्या थी और 12वीं में क्या थी, इन पर हमने संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने का प्रयास किया। धन्यवाद।